नमस्कार सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का आज के एक और नए और फ्रेश वीडियो में स्वागत है। देश के लगभग 67 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारक सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो 4 नवंबर 2022 को उच्च पेंशन के मामलों को लेकर अपना फैसला सुनाया था, तो उस फैसले के बाद जो है वो उसे लागू होने के लिए इंतजार कर रहे थे। अब लगभग 2 महीने के समय के बाद जो है वो ईपीएफओ द्वारा जो भी एलिजिबल पेंशन धारक है तो उनको उच्च पेंशन का आवेदन करने के लिए सर्कुलर जो है वो जारी कर दिया है। तो आज के इस वीडियो में जो है वो मैं आपको पेंशन के लिए आवेदन कैसे करना है, आपको कौन कौन से दस्त उसके साथ जो है वो संलग्न करने हैं, यानी कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो आपके एप्लीकेशन के साथ जो है वो जोड़ने हैं, तो इसके बारे में जो सर्कुलर में जानकारी दी गई है तो उसे बताने वाला हूं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको पता चल सके कि आप किस तरह से उच्च पेंशन के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार जो है वो आवेदन कर सकते हैं, जिसकी प्रक्रिया भी ईपीएफओ द्वारा सर्कुलर में बताई गई है। तो उन्हीं के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से विस्तार से बताने वाला हूं। तो आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा ताकि ये जो इंपॉर्टेंट अपडेट है तो उसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल सके। और ईपीएस 1995 पेंशन धारकों से संबंधित अगले आने वाले अपडेट को जानने के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा तो उसे भी प्रेस कर दीजिए। और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के यह जो आदेश थे तो उनके अनुसार जो है वो उच्च वेतन पर उच्च पेंशन का जो लाभ है तो वो हो सके, क्योंकि अभी 2 ही महीने का समय बचा हुआ है। पिछले 2 महीने का इंतजार ईपीएस 1995 पेंशन धारक जो है वो कर रहे थे कि ईपीएफओ द्वारा नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो जाए और उनको उच्च पेंशन के लिए आवेदन करने का मौका मिल जाए। अभी यह जो सर्कुलर है वो जारी हो गया है, इसके बाद जो आपको उच्च पेंशन के लिए आवेदन कैसे करना है तो वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो जो ईपीएफओ द्वारा जो भी ईपीएस 95 पेंशन धारक माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार उच्च पेंशन के लिए एलिजिबल है तो उनके लिए आवेदन करने का मौका यहाँ पर दिया गया है। इसके लिए उनके द्वारा एक ऑफिशियल सर्कुलर जो है वो जारी किया गया है। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से पेंशन धारक जो है वो इसके लिए पात्र होंगे और कैसे वे आवेदन कर सकते हैं और आवेदन के साथ उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो संलग्न करने हैं यानी जोड़ने हैं ताकि उनका एप्लीकेशन जो है वो स्वीकारा जा सके और उनको भी ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत उच्च पेंशन का जो लाभ है तो वो मिल सके। तो जी योग्य कर्मचारियों के लिए हायर पेंशन को लेकर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने एक सर्कुलर जो है वो जारी किया है, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं। गुरुवार को ईपीएफओ ने अपने स्थानीय कार्यालय को इसे लागू करने का निर्देश दिया है। ईपीएफओ ने 29 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करने के लिए यह सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर में किन कर्मचारियों को उच्च पेंशन मिलेगा और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं तो इसके बारे में सभी को जानकारी दी गई है। तो जी यहाँ पर कौन ले सकता है उच्च पेंशन का लाभ, तो उसे हम जो है वो पहले जान लेते हैं, उसके बाद आवेदन कैसे करना है तो वो जानेंगे और कौन से डॉक्यूमेंट आपको देने हैं तो वो भी हम जानेंगे। सर्कुलर में बताया गया है कि केवल वे कर्मचारी योग्य है जिन्होंने कर्मचारी भविष्य निधि योजना के तहत अनिवार्य रूप से उच्च वेतन में योगदान दिया है और रिटायरमेंट से पहले उच्च पेंशन के लिए ऑप्शन चुना था, लेकिन उनके रिक्वेस्ट को ईपीएफओ की ओर से स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया था। तो जी हाँ, यहाँ पर ये जो एक प्यारा है तो वो ऑर्डर में कहा गया ऐसा ईपीएफओ द्वारा बताया गया है, पर आप सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर कॉपी है तो उसमें देखेंगे कि वहां पर यह बताया गया है कि जो 2014 के पहले कर्मचारी ईपीएस 1995 पेंशन योजना से एग्जिट हो चुके हैं यानी सेवानिवृत्त हो चुके हैं और उन्होंने अंशदान देना जो है वो बंद कर दिया था 2014 के पहले और वो पेंशन ले रहे थे, तो ऐसे जो भी पेंशन धारक है तो वो उच्च पेंशन के लिए पात्र नहीं होंगे ऐसा कहा गया है। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के ऑर्डर में जजमेंट में यह भी कहा गया था कि जो कर्मचारी उच्च वेतन के लिए आवेदन नहीं कर सकते थे, नहीं किया था और 2014 के बाद जो वो सेवानिवृत्त हुए थे तो उनको 4 महीने का जो समय है तो वो आवेदन के लिए दिया जाएगा, ऐसा सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में कहा गया है। तो जी 2014 के बाद जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए थे यानी 2014 के पहले भी वो अंशदान दे रहे थे और 2014 के बाद भी अंशदान दे रहे थे, तो ऐसे कर्मचारी जो है वो उच्च पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं
ऐसा ऑर्डर में कहा गया है। पर यहाँ पर ईपीएफओ द्वारा थोड़ा सा भ्रम पैदा किया गया है। बताया गया है कि सर्कुलर में जो कर्मचारी 2014 के बाद जो है वो सेवानिवृत्त हुए थे और वो जो है वो उन्होंने ऑप्शन चुना था और उनका ऑप्शन जो ईपीएफ की ओर से अस्वीकार कर दिया था, तो ऐसे कर्मचारी जो है वो उच्च पेंशन का आवेदन जो है वो कर सकते हैं, ऐसा कहा गया। यानी 2014 के पहले जो है वो उन्होंने आवेदन दिया था उच्च पेंशन के लिए और उच्च वेतन पर उच्च अंशदान भी कर रहे थे, तो ऐसे जो है वो आवेदन कर सकते हैं क्योंकि उनके जो आवेदन है तो वो ईपीएफओ द्वारा अस्वीकार किए गए थे। अभी यहाँ पर ये जो दोनों स्टेटमेंट है जो ऑर्डर में कहा गया है और ईपीएफओ के सर्कुलर में कहा गया है, तो वो यहाँ पर जो है वो कुछ ईपीएस 1995 पेंशन धारकों को पात्र होकर भी उनका आवेदन ना करने के लिए जो है वो थोड़ा भ्रम जो है वो पैदा किया गया है। तो आप जो है वो ऑर्डर की कॉपी जो है वो आपके साथ रखिए। ऑर्डर की कॉपी अगर आपको नहीं है, आपके पास नहीं है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप माननीय सर्वोच्च न्यायालय की 4 नवंबर 2022 की जो ऑर्डर की कॉपी है तो उसे जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें भी यह जो पॉइंट है तो वो पढ़ सकते हैं कि 2014 के बाद जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं तो वो 4 महीने के भीतर जो है वो उच्च पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ऐसा उस ऑर्डर में जो है वो क्लियरली कहा गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कहा है कि जिन सदस्यों ने 5,000 रुपए या 6,500 रुपए की वेतन सीमा से अधिक वेतन पर पेंशन के लिए योगदान दिया था और उच्च पेंशन का विकल्प चुना था तो उसे यह लाभ दिया जाएगा। तो जी यहाँ पर उच्च वेतन पर उच्च पेंशन का विकल्प चुना था, ऐसे ही कर्मचारियों को लाभ दिया जाएगा, ऐसा सर्कुलर में कहा गया है। उसके बाद यहाँ पर इस सर्कुलर में ये भी बताया गया है कि कौन से पेंशन धारकों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऑर्डर के अनुसार जो है वो लाभ नहीं मिलेगा। सर्कुलर के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के 4 नवंबर 2022 के आदेश के बाद कर्मचारी उच्च पेंशन योजना के तहत पात्र नहीं होंगे, वही किसी भी विकल्प का प्रयोग किया बिना 1 सितंबर 2014 से पहले सेवानिवृत्त हुए हैं कर्मचारी इसकी सदस्यता बाहर हो चुके हैं। 2014 के संशोधन के अनुसार विकल्प का प्रयोग करने वाले कर्मचारियों को ही इसका लाभ दिया जाएगा। तो जी यहाँ पर ये एक स्टेटमेंट है, कौन जो पेंशन धारक है तो वो उच्च पेंशन के लिए पात्र नहीं होंगे, तो उसके संबंध में। अब यहाँ पर हायर पेंशन के लिए आपको आवेदन कैसे करना है, ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत उच्च वेतन पर उच्च पेंशन के लिए आवेदन कैसे करना है, तो वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। अगर आप उच्च पेंशन पाने के लिए योग्य है तो आपके स्थानीय कार्यालय पर जाकर पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको पूरी तरीके से भरा हुआ आवेदन पत्र और संबंधित दस्तावेज को भी साथ में ले जाना होगा। आवेदन फॉर्म आयुक्त की ओर से बताए गए तरीके के अनुसार ही करना होगा। फिर सत्यापन होगा। आदेश के तहत कोई भी गलती पाई जाती है तो आवेदन को निरस्त किया जा सकता है, यानी कैंसिल भी किया जा सकता है। समायोजन की स्थिति में पेंशन आवेदक को सहमति भी मिल सकती है। तो जी यहाँ पर किस तरह से आप जो आवेदन कर सकते हैं तो वो भी बताया गया है। अगर किसी भी स्थिति में प्राइवेट फंड ट्रस्ट से ईपीएफओ में पैसा भेजा जाता है तो ट्रस्टी को इसकी जानकारी देनी होगी। कुछ ही दिन में ब्याज के साथ ही पेमेंट जमा कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर उच्च पेंशन के आवेदन के साथ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट करने हैं तो वो भी जान लीजिए, क्योंकि अगर आपकी तरफ से कोई डॉक्यूमेंट जो है वो नहीं दिया जाता है तो ऐसे में आपका जो आवेदन है तो वो भी कैंसिल हो सकता है, रिजेक्ट हो सकता है और आप जो है वो उच्च वेतन पर उच्च पेंशन पर वंचित रह सकते हैं। तो इसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने हैं आपके आवेदन के साथ, तो वो भी अभी आप जान लीजिए। ईपीएफ योजना के पैरा 26 ऑफ 6 के तहत विकल्प का प्रमाण आपको देना होगा। नियोक्ता की ओर से वेरीफाई की गई पैरा 11 ऑफ 3 के तहत विकल्प का जो प्रमाण है तो वो भी आपको देना होगा। उसके बाद जमा की गई राशि का जो प्रमाण है, यानी आपका जो ईपीएफ का पासबुक होगा जिसमें शो होगा कि आपने उच्च वेतन पर जो है वो आपका अंशदान दिया होगा, तो वो अभी डॉक्यूमेंट जो आपको सबमिट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर 5,000 रुपए या 6,500 रुपए की वेतन सीमा से ज्यादा वेतन पर पेंशन फंड में जमा राशि का प्रमाण भी देना होगा। तो यह भी पासबुक में जो है वो शो हो जाता है कि कितने अमाउंट पर आपका जो अंशदान है वो ईपीएस 1995 पेंशन योजना में जो है वो जमा किया गया है। उसके बाद
एपीएफसी या किसी अन्य की ओर से मना किए गए लिखित के प्रमाण को भी आपको आवेदन के साथ जो है वो जोड़ना होगा। तो जी हाँ, यहाँ पर ये जो एक डॉक्यूमेंट है कि आपने उच्च पेंशन के लिए इससे पहले आवेदन किया था और उसे ईपीएफओ की तरफ से अस्वीकार कर दिया था, तो इसको लेकर ईपीएफओ की तरफ से या फिर किसी भी ऑफिशियल से आपको जो लेटर आया होगा तो वो भी आपको देना होगा, और वहां पर उच्च पेंशन के साथ जो आवेदन आप करेंगे तो उसके साथ ये सभी जो डॉक्यूमेंट है तो वो आपको देने होंगे। अब यह सारे डॉक्यूमेंट जो है वो जमा होने के बाद ईपीएफओ ऑफिसर्स द्वारा आपके एप्लीकेशन का जो स्क्रूनिटाइजेशन है उसका चेकिंग है तो वो किया जाएगा, और अगर उसमें कोई दिक्कत आती है, उसमें कोई कमी रहती है तो वो आपको जो है वो बताई जाएगी। इसके लिए आप पहले से ही ऐसा आवेदन कीजिए ताकि वो रिजेक्ट ना हो सके, ताकि आपको जो है वो भविष्य में जो है वो कम से कम तकलीफ हो। अगर आपका आवेदन जो है वो रिजेक्ट हो गया तो आपको जो है वो उच्च पेंशन का लाभ जो है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर समय जो है वो 4 महीने का ही दिया गया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, उसमें से अभी 2 महीने जो है वो चले गए हैं। तो जी हाँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ईपीएफओ का जो सर्कुलर है तो वो डाउनलोड करने के लिए लिंक भी दिया हुआ है, साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो ऑर्डर था तो उसे भी डाउनलोड करने के लिए लिंक दिया हुआ है। तो वो ऑर्डर जो है वो आप डाउनलोड करके जो ईपीएफओ का सर्कुलर है तो वो भी डाउनलोड कर लीजिए, और अपने अपने रीजनल ऑफिसेस से जो आप एक बार जो मुलाकात कर लीजिए। मैं आपके लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट है तो वो भी जमा करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको जो है वो एप्लीकेशन का फॉर्मेट जो है वो मिल जाए और आप उस एप्लीकेशन को फॉर्मेट को भरकर जो है वो ईपीएफओ ऑफिस में जो है वो सबमिट कर सके। बाकी जो दस्तावेज है तो वो आपको ही जमा करने हैं, इसका लिस्ट भी मैंने बता दिया है, साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मैं दे दूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो आपको रेडी रखने हैं, ताकि आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट ना हो सके और आपको जो है वो उच्च पेंशन का लाभ जो है वो मिल सके। तो जी आज के इस वीडियो में ईपीएफओ द्वारा उच्च पेंशन को लागू करने को लेकर ये जो सर्कुलर जारी किया गया था, जो कि काफी डिले हो गया है, पर जो भी है हमने आपको उसके बारे में जानकारी दे दी है। तो आप जल्द से जल्द आवेदन करने की कोशिश कीजिए। आपके जो भी संबंधित रीजनल ऑफिसेस है तो वहां जाकर जो आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, आवेदन की जो कॉपी है तो वो प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी को लेकर जो अपडेट था तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है तो वो अच्छी जरूर लगी होगी, और साथ ही इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा ईपीएस 1995 पेंशन धारकों के साथ भी साझा कीजिएगा, ताकि उनको भी पता चल सके कि अभी उनको जो है वो उच्च पेंशन के लिए आवेदन करने का जो रास्ता है तो वो खुला हो गया है। तो जी आज के इस वीडियो में बस इतना ही, आगे भी ऐसे ही अपडेट हम आपके लिए लेते आते रहेंगे। तब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा, वीडियो को लाइक करते चलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, बाकी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ भी शेयर कीजिए। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। मिलते हैं नई और फ्रेश जानकारी के साथ, अपना ख्याल रखिए। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक देके रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया, तो जो 50 रुपए का फायदा होगा तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है। तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं।